आप सभी का स्वागत है फुलेरा गांव में नहीं, हमारे चैनल पर। आपको पता है आज हम करने वाले हैं लास्ट एंड थर्ड पार्ट हमारे अप्रैल और मई महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, उसका आज लास्ट पार्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतने पार्ट में क्यों डाली, एक बार क्यों नहीं सारा प्रोवाइड कर दिया। तो जब आप लोग देखते हैं ना कि 3 घंटे का वीडियो, यार बहुत लंबा, बहुत टाइम जाएगा, कौन देखेगा इसको, किसी दूसरे चैनल पर जाएंगे 1 घंटे का वीडियो देख के वापस चले जाएंगे, तो क्या वो नुकसान मेरा नहीं आपका होता। इसलिए हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आप बोर हो जाओगे 3 घंटे का वीडियो देख के एक साथ, तो क्या करते हैं 40-40, 50-50 मिनट के 1-2-3 पार्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपका हो रहा है, उसके लिए ही उसको फॉलो होगा, ठीक है। और आपका यूपी पीसीएस होना है, आरओ होना है, और भी एग्जाम्स आपके जुलाई में लगे हुए हैं। सब में मान के चलिए कि जो अप्रैल मई इन जब महीनों का जो करंट अफेयर्स है ना, बहुत बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा होने वाला है 51 क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे 51 क्वेश्चन से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हैं, आई थिंक 75 क्वेश्चन हैं, उनको आज हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे। इस समस्या का हम निपटान आज करके ही मानेंगे, ठीक है। सॉरी, 51 क्वेश्चन हमारा बोला, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किस भारतीय साहित्यिक कृति को शामिल किया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि एक नहीं 3 कृतियों को शामिल किया गया था। तो यहाँ फिलहाल के ऑप्शंस में सिर्फ एक दिया हुआ है, बाकी 3 मतलब 2 कौन सी हैं और वो भी देख लेंगे। तो ऑप्शंस हमारे हैं, क्या भगवत गीता है, मतलब भागवत गीता या भगवत गीता जो भी बोलिए, दूसरा है महाभारत, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है रामचरितमानस। तो अभी किसको शामिल किया गया है इसमें, तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो है रामचरितमानस। इसके अलावा 2 कृतियां और भी शामिल की गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा हुआ है। देखिए पहला हमारा है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र, तीसरा है सहृदय लोकन, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क करके आना है। वैसे कल मैंने देखा, कल की वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए थे, अभी वहाँ पे स्क्रीन में चल नहीं रहा है वीडियो कल का, और चश्मा लगा के मैं आई नहीं हूँ, मुझे मतलब चश्मा लगा हुआ है, मैं लगाती नहीं हूँ, आपको पता भी नहीं होगा लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ, तो दिखेगा नहीं कमेंट क्या हुए हैं, ठीक है। तो कल मैं क्वेश्चंस क्या जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो लिख के रखूँगी यहाँ पे, उनके आंसर दे दूँगी। और ये क्वेश्चन जो है इसका आपको सब तीनों के राइटर्स के नाम बताने। भाई चर्चा में था, अगर कोई रचना कोई कृति चर्चा में है तो उससे क्वेश्चन कब कैसे पूछेगा, यू डोंट नो, आई डोंट नो एंड एनीबडी कांट हेल्प यू, ठीक है। तो क्या है, ये तीनों शामिल हैं यूनेस्को की विश्व स्मृति एशिया प्रशांत क्षेत्र रजिस्टर में। 20 प्रविष्टियों में शामिल है, 20 में से ये भी शामिल है, ठीक है। भारतीय साहित्यिक कृतियाँ यूनेस्को के MOW एशिया प्रशांत, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया ना कौन कौन शामिल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है PM गति शक्ति, ये पढ़ाया था मैंने आपको ऑलरेडी। PM गति शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतराल की पहचान करने और उसे पाटने के लिए PM गति शक्ति पोर्टल को शामिल किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह रेलवे और रोडवेज समेत सभी मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो पहला बोल रहा है रोजगार मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है कि नहीं भैया रेलवे और रोडवेज के लिए, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। अब दूसरा वाला क्यों गलत है। PM गति शक्ति जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है, ना कि रोडवेज और बस ट्रेन। परिवहन साधनों में कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाती है, ये अलग है, ठीक है। इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला वाला बिल्कुल सही है, जो भी चीज़ें बोली गई हैं वो सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, तेंदुआ बिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेंदुआ बिल्ली ये एकमात्र बिल्ली है जो महाराष्ट्र राज्य में नहीं पाई जाती है। देखो आपको मैंने कई बार बताया है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, या बोले कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, तो ज़्यादातर ऐसे स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब ऐसा बोलते ना कि कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो भाई गड़बड़ है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है फिर भी वो गड़बड़, दूर रहना उससे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जो स्टेटमेंट है बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए नुकसानदायक है।
कोई बिल्कुल कट्टम पिट्टी मतलब बोले कि ऐसा होता ही नहीं है, तो क्या वो भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा है, ये एक जंगल में रहने वाली बिल्ली है जो फेलिडे परिवार से संबंधित है, ये हो सकता है सही, ठीक है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत न्यूनतम चिंता वाली श्रेणी में रखा गया है। अब क्या है, अब पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। जैसे आपका UPSC में पूछता है ना कि केवल एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है, तीन सही है, तीनों में से कोई सही नहीं, दो ही स्टेटमेंट सही है। मेरा गैस बिल्कुल सही था, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है जो बोला गया कि महाराष्ट्र राज्य में ये मिलती ही नहीं है। अब किसी स्पेसिफिक स्टेट को जाकर बोला जाए कि मिलती ही नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ तो पक्का मिल रही होगी वो। देखिए यहाँ पे लिखा है, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली तेंदुआ बिल्ली इस बात का खंडन करती है कि महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवास करता है। इसे बयान के दावे के विपरीत राज्य में मौजूद बताता है, बनाता है, मतलब यहाँ पे तो मिलती है भाई, और आपने स्टेटमेंट दिया था गलत, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी जो है दोनों सही हैं। इसका निवास स्थान के बारे में सारी चीज़ें सही हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलेगा, समशीतोष्ण शंकुधारी वनों में भी देखने को मिलेगा। छोटी सी क्यूट सी बिल्ली है ये। अगर बात करें IUCN के बारे में तो बिल्कुल सही था कि कम से कम चिंताजनक है भाई, बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कई बार क्वेश्चन से आपको आंसर्स का आइडिया हो जाता है। रोगी है कोई, उसकी सुरक्षा का अधिकार है, मतलब उसके बारे में पूछा है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। रोगी सहभागिता बढ़ाने के लिए, कि रोगी आपस में सहभागिता बढ़ाए। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी अच्छे से चलें। स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन बढ़ाना, स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन बढ़ाएंगे तब लोगों के रोगियों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो पाएगी। द स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी अच्छी करनी है, अच्छे अधिकारी बिठाने ही सारी चीज़ें बोल रहा है। तो हमारा जो पहला मतलब पहला विकल्प है वो सही हो जाता है, क्योंकि रोगियों के बारे में सिर्फ रोगी वाला ही बता रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है, देखिए लिखा हुआ है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य ही यही है कि देखभाल प्रणालियों के भीतर रोगियों की सहभागिता को बढ़ावा देना। और रोगी ही वहाँ पे नहीं आएंगे, कोई बीमार है व्यक्ति, घर से बाहर ही नहीं आ रहा है, घर पे ही रह रहा है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, आ ही नहीं रहा, लेके नहीं आ रहे लोग उसको, हॉस्पिटल में भी वो कॉपरेट नहीं कर पाए तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, रोगियों को अपनी देखभाल में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है और संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाना, ताकि भाई उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा, तभी तो बचेंगे। जो गवर्नमेंट लक्ष्य लेकर चलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो, कम से कम लोग बीमार पड़े, सब कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। क्वेश्चन हमारा है, किस कारक ने भारत को फाइनेंशियल ईयर 24 में लाल मसूर और पीली मटर का आयात करने के लिए प्रेरित किया है। अगर आपको कहीं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि आपके यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की कमी हो रही है, या फिर डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा रीज़न हमारे यहाँ पे फिट बैठता है। पहला बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लाल मसूर पीली मटर को खरीद के ला रहे हैं क्योंकि अधिक घरेलू उत्पादन हुआ है। हमने उत्पादन बहुत ऑलरेडी कर लिया है और हम बाहर से खरीद के भी ला रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, घरेलू उत्पादन कम हुआ है इसलिए ला रहे हैं। प्रमुख उत्पादक देशों से निर्यात प्रतिबंध, मतलब जहाँ पे जो निर्यात करते हैं वहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारतीय दालों की वैश्विक मांग में बाहर वृद्धि हो रही है, इसलिए हम बाहर से खरीद के यहाँ ला रहे हैं। कुछ तुक बन रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सॉरी, दूसरा वाला, उत्पादन में कमी हुई है भाई, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है। लोग एक फैमिली है, मतलब मान लीजिए एक शहर है, वहाँ पे हर महीने 50 किलो दाल बिकती है, 50 किलो दाल लोग खाते हैं। अब क्या हुआ, इस एरिया में क्या उत्पादन कम हो गया, दाल तो 50 किलो ही खाएंगे, उत्पादन 30 किलो हुआ है, तो वो 20 किलो की भरपाई के लिए आपको बाहर कहीं कंट्री से, जहाँ पे आपको लगे सूटेबल, यहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ से खरीद के लाना पड़ेगा, ये लिखा है। कम वर्षा के कारण घरेलू उत्पादन में कमी के कारण भारत ने वित्त वर्ष 2024 होगा यहाँ पे लाल मसूर और पीली मटर का आयात किया। इस कमी ने घरेलू बाजार में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और दालों की 17% मुद्रास्फीति दर के बीच कीमतों को नियंत्रण रखने में
आवश्यकता को प्रेरित किया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए 30 किलो ही दाल है यहाँ पे, डिमांड 50 किलो की जैसे पहली थी वैसे है, तो डिमांड बढ़ गई है आपकी, सप्लाई जो है कम हो गई है, तो प्राइस बढ़ जाएगा प्राइस, गरीब लोग नहीं खा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा 20 किलो ला करके डंप करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि 50 हो जाए। तो ये मुद्रा इन्फ्लेशन जो होती है, मनी इन्फ्लेशन जो होती है, वो यहाँ पे इसको अफेक्ट करके इसका प्राइस ना बढ़ा पाए, क्योंकि दाल वगैरह चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हर इंसान खाता है, दाल चावल तो सब खाते हैं, वो ही नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। और ये सिर्फ दाल के साथ नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी है जो बहुत बेसिक है, बहुत नीडफुल मतलब चीज़ है, और वो उसका जो है प्रोडक्शन कम हो गया है, प्राइस ना बढ़ पाए, इसके लिए क्या करते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि काला बाजारी जैसे प्याज की, टमाटर की होती है, कि गोदामों में भर दिया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होता है, प्राइस को मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करके लाती है कि कोई बात, तो अपने अपने गोदामों में ही रखो, हम बाहर से लाके मार्केट में डंप कर देंगे, प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। तुम फिर अपने अंदर से जितना भी रखा तुमने सिक्योर करके सजा के उसको बाहर लेके आओगे, बेचोगे उतने रेट में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वासुकी इंडिकस किस सांप परिवार से संबंधित है। वासुकी सुन रहे हो, वासुकी इंडिकस सांप के बारे में है, किस परिवार से संबंधित है। ये रटने वाला है, समझने वाला कुछ नहीं इसमें। पाइथोनिडे, मदत्सोइडे, वाइपरिडे, और फोर्थ ऑप्शन है कोलुब्रिडे। बिड़े तब सब एक जैसे नाम लग रहे हैं, तो आपको इसको याद रखना है। मदत्सोइडे, वासुकी इंडिकस जो है मदत्सोइडे परिवार से संबंधित है। इसके बारे में कुछ भी मतलब समझने वाला नहीं है। गुजरात की पनंद्रो लिग्नाइट खादान में खोजा गया है ये। वासुकी इंडिकस मदत्सोइडे सांप परिवार से संबंधित है। 47 मिलियन वर्ष पहले रहता था, अभी मिला है। ये एक विशाल शिकारी सांप था जो 36 से 49 फीट तक फैला हुआ है, जो भारत से दक्षिण यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। आपको पता है कि अफ्रीका वाली पेड़ जो है पहले यूरेशिया से मतलब एशिया से जुड़ी हुई थी, यूरोप भी जुड़ा हुआ था, बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसके साक्ष्य मिले हैं, हड्डियाँ वगैरह मिली हुई, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शोम्पेन जनजाति मुख्य रूप से किस द्वीप पर निवास करती है। शोम्पेन जनजाति मुख्य रूप से किस द्वीप पर निवास करती है। छोटा अंडमान, ग्रेट अंडमान, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। सही आंसर हमारा है ग्रेट निकोबार। रटना है, इसको रटना पड़ेगा, इसको समझने वाला कुछ नहीं है इसमें। ऐसे स्टेट देखो, आप सोचोगे कि करंट अफेयर्स में भी रटना पड़ेगा भाई साहब, चीज़ें समझने की नहीं है। अब कोई जनजाति कहाँ रहती है, उसमें कोई लॉजिक थोड़ा ना, वो वहीं रहती है तो वहीं रहती है, वहीं रहेगी। अब आगरा, ताजमहल जो आगरा में क्यों है, क्योंकि आगरा में ही है, आगरा में ही रहेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो वहीं पे बनवाया गया था इसलिए वहीं पे है। तो यहाँ पे लिखा है, शोम्पेन जनजाति मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप में निवास करती है, जो अपने घने उष्णकटिबंधीय, ऐसा लंबे घने काले बाल जैसा लग रहा है, तो घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। इस सुदूर स्थान पर रहते हुए वे शिकारियों और संग्रहकर्ताओं के रूप में अपनी पारंपरिक जीवन शैली बनाए रखते हैं। द्वीप के प्राकृतिक परिवेश में अर्ध खानाबदोश रहते हैं। अर्ध खानाबदोश मतलब कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, जब मिला इकट्ठा किया तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, जूनो मिशन, जुपिटर जूनो मिशन के संबंध में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह नासा का एक मिशन है जिससे बृहस्पति के चंद्रमा पर एक विस्फोटित ज्वालामुखी की खोज की गई, ठीक है, नासा का है, बृहस्पति के सतह पर कुछ देखा गया उसके बारे में है। चंद्रमा आईओ, मतलब आईओ या लो कुछ बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, याद रखिएगा, ठीक है, नाम है उसका। सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय दुनिया है, ठीक है, इसके बारे में ये बोल रहा है। तो अब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ही सही हैं इसमें, कि बिल्कुल नासा का ही मिशन है, बृहस्पति के सतह पर गया है। ये देखिए 2011 में लॉन्च किए गए नासा के जूनो मिशन ने बृहस्पति की चंद्रमा आयो, देखो यार इसका लो नहीं था, आयो, ठीक है, IO, इसका नाम आयो है। ज्वालामुखी विस्फोट के अभूतपूर्व दृश्य को कैप्चर किया है, जो चंद्रमा की गतिशील भूविज्ञान में मूल्यवान अंतर्दृश्य प्रदान करता है और बाहरी सौरमंडल में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी प्रदान करता है। आयो जिसे सौरमंडल में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय दुनिया के रूप में जाना जाता है, मतलब जो एरिया है ये जिसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा संख्या में अवेलेबल है, तो उसको सक्रिय ज्वालामुखी की दुनिया के रूप में ही जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके बारे में होगी, बस याद रखिएगा। जूनो मिशन है, कौन से ग्रह पे भेजा गया था, कौन से ग्रह से रिलेटेड है, और कौन सी जो है स्पेस एजेंसी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भेजा, नासा, जूनो, बृहस्पति, ठीक है।
और आयो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ARC पढ़ा होगा इकोनॉमी में आपका। इनका काम क्या होता है? कोई बैंक है बेचारी, उसने एक व्यक्ति को 50 करोड़ का लोन दिया। अब बैंक को ये व्यक्ति लोन चुका नहीं पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, बैंक बेचारी ले नहीं पा रही, तो ये आएगी ARC के पास कि 50 करोड़ का लोन है, आप उससे जितना निकलवा पाओ उतना निकलवा लो, आप हमें बस 30 करोड़ दे देना या 20 करोड़ दे देना, बाकी एक्सेस वाला सारा आपका। तो उसी के बारे में उसको बोलते हैं ARC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ARC के लिए RBI के मास्टर निर्देश के अनुसार ARC को धन जुटाने से क्या प्रतिबंधित है? ARC मतलब कैसे कैसे धन नहीं जुटाएगा, रूल्स बनाए गए हैं। जमा करने का तरीका जो है बहुत गंदा है, ठीक है। बंधन का मार्ग जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, ऋण का मार्ग जो है वो ठीक नहीं है, या फिर इक्विटी शेयर का तरीका उनका ठीक नहीं है, या मतलब ये चीज़ें 4 चीज़ें हैं। उसके तहत इनमें से एक चीज़ ऐसी है जिसको RBI ने प्रतिबंधित किया है कि RBI भैया मतलब RBI ने बोला ARC भैया आप ये काम नहीं करोगे, तो क्या है जमा करने का तरीका जो है इसको प्रतिबंधित किया है। बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, समस्याएं हो रही थी, लोगों को बोला था कि भाई गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ARC वाले गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ऐसे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। लिखा जैसा कि RBI के मास्टर डायरेक्शन में बताया गया है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां जो होती हैं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण का मतलब है कि परिसंपत्ति पहले से थी, निर्माण पहले से हो चुका था, वापस नहीं दे रहे थे तो पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसका मतलब फिर से जुटाया जा रहा है। जमा के माध्यम से धन जुटाने से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और अनुचित फंडिंग प्रथाओं को रोककर निवेशकों के हितों की रक्षा करना। जो उल्टे सीधे काम कर रहे थे ये उनको कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 60 हमारा है, रोपा के अनुसार नामांकन पत्रों के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी की क्या भूमिका है? रिटर्निंग अधिकारी पढ़ा होगा, इलेक्शन से बहुत चर्चा में था, आपको बोला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं उन सबको कौन देखता है? रिटर्निंग अधिकारी देखता है। तो ऑप्शन हमारे ये हैं कि वोटों की गिनती करने का काम है, उम्मीदवार की पात्रता का सत्यापन करना इसका अधिकारी का काम है, या फिर उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, चुनाव के परिणाम की घोषणा करना किसका काम है? तो हमारा देखो कौन सा लग रहा है ऑप्शन सही लग रहा है बी। देखो वोटों की गिनती करने के लिए अधिकारी एक बेचारा तो काम करेगा नहीं, ठीक है, इसको लग रहा है चलो ठीक है समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं कैसे कौन कर रहा है, ये सारा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है ना, ECI देखता है, ये वाला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जारी करता है। तो हमारा सही आंसर हो गया बी नंबर। उम्मीदवार की पात्रता क्या होगी, कैसे होगी, इसका सत्यापन कौन करता है? रिटर्निंग अधिकारी। तो रोपा के अनुसार यही है कि रिटर्निंग अधिकारी तय करता है कि कौन सा उम्मीदवार इसके लिए मतलब फिट है इलेक्शंस के लिए, कौन नहीं है, उनकी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्वालिफिकेशन मतलब उनकी सारी चीज़ों को तय करने का काम किसका है? रिटर्निंग अधिकारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, वायेजर 1 ने बृहस्पति के बारे में क्या खोजा है? वायेजर 1 एक उपग्रह है जो भेजा गया था स्पेस में, उसने बोला है, उसमें पूछा जा रहा है कि इसने जो है बृहस्पति के बारे में क्या खोजा है। ऑप्शंस हमारे इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये बताया है इसने, इसके अनेक चंद्रमा है, ये हमें पहले से पता है, ये ज्वालामुखी गतिविधियों का अनुभव करता है, इसने ये बताया है, इसमें एक पतली अंगूठी होती है। तो हमारा कौन सा आंसर है जो आपको लग रहा है कि सही है? चुंबकीय क्षेत्र है, सबको पता है भाई ग्रह है चुंबकीय क्षेत्र होगा। चंद्रमा अनेक है, सबसे ज़्यादा चंद्रमा बृहस्पति की, जी हमें ऑलरेडी पता है। ज्वालामुखी गतिविधियों का अनुभव करता है, जाहिर से पता है कितने सारे चंद्रमा हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बहुत सारे, ये भी होता है। लेकिन इसमें नई चीज़ जो पता चली, इसमें एक पतली अंगूठी होती है, इस बारे में हमें जानकारी दी है किसने? इसने। तो वायेजर 1 ने पता लगाया कि बृहस्पति के पास एक पतला वलय है, जिसे ग्रह होते हैं ना ऐसे, तो उनके चारों चक्कर लगाने वाले जैसे कुछ होता है, इसको वलय बोलते हैं, ठीक है, जिसे ग्रह के गतिशील वातावरण में हमारी समझ में इजाफा हुआ है। इस खोज ने बृहस्पति के आसपास के स्थान की संरचना और संरचना के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार किया है, जो हमें पहले पता नहीं था, इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, खाद्य संकट के विरुद्ध वैश्विक नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? अगर कहीं खाद्य संकट होता है तो वैश्विक नेटवर्क वहाँ पे क्या करता है, कैसे अफेक्ट करता है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो कृषि परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका काम है, खाद्य संकट के मूल कारणों का समाधान करना इसका काम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना इसका काम है, या फिर खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करना इसका काम है। तो हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो है खाद्य संकट के मूल कारणों का समाधान करना है,
ताकि फूड सिक्योरिटी पे अगर कोई समस्या हो रही है, लोगों को खाद्यान्न चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो उस समस्या का हम समाधान कर पाएँ। ठीक है, देखिए लिखा है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस मतलब क्या है, फूड की खाने की उपलब्धता अगर कम है कहीं पर, तो इसका लक्ष्य जो है बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह चला करके जो भी कारण है फूड सिक्योरिटी के पीछे, उन सबको पता करके यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है, गवर्नमेंट की हेल्प लेता है, लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे चीज़ें की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा 63 क्वेश्चन बोल रहा है क्रिस्टल भूल भुलैया 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टल भूल भुलैया 2 के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, ये एक इजराइल द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या ये सही है? ये एक प्रकार की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाता है। और पहला वाला विकल्प हमारा क्यों गलत है, तो क्या है, क्रिस्टल भूल भुलैया जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल से आने वाली एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि कम दूरी की। मतलब 5, 10, 15 ये हो गया आपका निम्न, ये मध्यम, ये तो यहाँ पे मध्यम दूरी की है। ठीक है, सॉरी कम दूरी की नहीं है, मध्यम दूरी की। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर से अधिक है, जिसे उच्च मूल्य वाले स्थिर और स्थानांतरित करने उद्देश्य को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये सारा हो गया हमारा। बाकी जो दूसरे में लिखा तो वो सारा है ही सही है इसके बारे में कि जीपीएस वगैरह लगाया गया है ताकि हम जो भी हमला कर रहे हैं, जो भी निशाना लगा रहे हैं, उसको सटीकता के साथ वहाँ पर भेजें जहाँ पर हमारा निशाना है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा बोला वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में यूनेस्को द्वारा 2024 लिंग रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। वहाँ पे क्या है, इन्होंने डाली है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, उसके साथ एक इंक्लूड करके डाला है, मतलब उसी के हिस्से के रूप में डाला है उन्होंने लिंग रिपोर्ट। उसका शीर्षक पूछ रहा है आपसे, इसका शीर्षक पूछ रहा है वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट। ये है प्रौद्योगिकी उसकी शर्तों पर। तीसरा है प्रौद्योगिकी रिपोर्ट में महिलाएं, शिक्षा रिपोर्ट में लैंगिक समानताएं। तो हमारा जो सही विकल्प है ये है वैश्विक शिक्षा निगरानी में, यहाँ पे है प्रौद्योगिकी उसकी शर्तों पर। प्रौद्योगिकी किसकी शर्तों पर, महिलाओं की शर्तों पर। भाई यूनेस्को द्वारा 2024 में लिंग रिपोर्ट जिसका शीर्षक है टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स, उसकी शर्तों पर, मतलब किसकी शर्तों पर, हर महिला की शर्तों पर। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव की जांच करती है, जिसमें डिजिटल विभाजन, STEM क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियों पर। देखिए सीधा सीधा मतलब ये है, आपने टेक्निकल टीम में कितनी महिलाओं को देखा है? आपने कभी देखा है कि कोई लैपटॉप सुधारने की दुकान है, मोबाइल सुधारने की दुकान में उससे महिला काम कर रही है, मोबाइल सुधार रही है, लैपटॉप सुधार रही है? देखा है? बहुत कम, मतलब मैंने तो फिलहाल अभी तक नहीं देखा है। तो क्या टेक्निकल चीज़ों में महिलाओं की जो है भागीदारी कम क्यों है, इसको लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं, आप जाइए अगर बीटेक वगैरह की फील्ड में, तो वहाँ पे भी जो टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें एडमिशन ही नहीं होता इनका, वहीं से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव का उद्देश्य क्या है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन हमारे कॉर्पोरेट कर पारदर्शिता को बढ़ावा देना। दूसरा हमारा ऑप्शन है शेयर धारक सक्रियता को प्रोत्साहित करना। तीसरा हमारा ऑप्शन है टिकाऊ और जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करना। तो हमारा बताइए सही आंसर कौन सा। यहाँ पे सही आंसर हमारा है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव का उद्देश्य है कंपनियों को प्रदूषण और बाल श्रम जैसे उनके वास्तविक और संभावित प्रतिकूल प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराने और जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप संक्रमण योजनाओं को अपनाने के लिए टिकाऊ और जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार को बढ़ावा देना है, जो ठीक है सी है। 66 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने तरल नाइट्रोजन के संबंध में क्या निर्देश जारी किए हैं। जो तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं, जो खाने पीने की चीज़ों, आपको पता है खाने पीने की चीज़ों का तो बहुत मिलावट वगैरह होती है। अभी आम को लेकर के चीज़ें चल रही थी कि जो पकाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ। तमिलनाडु की न्यूज़ है, ये क्वेश्चन ये रहा। ऑप्शन हमारे हैं खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन पर प्रतिबंध लगाया है कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। 0 खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग की निगरानी करना कि कितना कहाँ पर मिलाया जा रहा है।
ठीक है। खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करना कि और यूज़ करिए, और ज़्यादा यूज़ करिए, ठीक है। तरल नाइट्रोजन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करना, ये सही लग रहे हैं क्या? कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पे लिखा है निगरानी, जो सही लग रहा है। देखो इसको आप पढ़ के नहीं भी गए होगे ना, तब भी समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। प्रतिबंध नहीं लगा सकते, टोटल आपको बोला। एब्सोल्यूट नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं। अब प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हर चीज़ को हमने ज़्यादा दिन तक रखना है बचा करके, कुछ ना कुछ चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, तो प्रतिबंध नहीं है। आप कितना क्या मिला रहे हो इसकी हमें निगरानी करनी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा मात्रा में ना मिलाया जाए, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि देखना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये संभावित हानिकारक प्रभावों पर ध्यान देने के लिए कोशिश की जा रही है कि कितना यूज़ किया जा रहा है, कितना यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे जैसे दारू को लोग दवा बोलते हैं कि दारू जो है एक दवा है, लेकिन दवा कब है? जब आप 2 चम्मच पी रहे हो, 2 बोतल गटक जाएंगे तो दवा नहीं है, फिर तो आपको दुआ की जरूरत पड़ जाएगी जिंदा रहने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में बेंगलुरु में कौन सी खगोलीय घटना घटी है जिसके कारण ऊर्ध्वाधर वस्तुओं की कोई छाया नहीं पड़ी? ये तो बहुत आसान है भाई, अगर ये गलत कर दो तो चुल्लू भर पानी, क्या आधा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन हमारे हैं शून्य छाया दिवस, 0 शैडो डे, बहुत पड़ा होगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अरोरा बोरियलिस, सही आंसर हमारा ए, 0 शैडो डे बनाया था। वहाँ पे अगर आप ऐसे खड़े हो स्ट्रेट तो आपकी कोई परिछाई, मतलब सूरज बिल्कुल ऐसे था कि बिल्कुल 90 एंगल पर बिल्कुल परफेक्ट, आपकी कोई परिछाई वगैरह या छाया वगैरह आपको किसी चीज़ की नहीं दिख रही थी, बराबर हो गया था, इतना ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पे दिखी गई थी, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि कोई मतलब छाया नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल भी अद्वितीय दृश्य था, तमाशा था, बिल्कुल लोग एंजॉय कर रहे थे। क्वेश्चन 68 हमारा पूछ रहा है अटाकामा रेगिस्तान, ये चीज़ें बहुत पूछता है। अटाकामा रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि अटाकामा रेगिस्तान के नीचे कोई सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं है। क्या ऐसा कोई रेगिस्तान हो सकता है जिसमें कोई सूक्ष्म जीव मौजूद ही ना हो, बिल्कुल बंजर? दूसरा, ये इंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, ये सही है। तो हमारा जो विकल्प है वो बी सही है, कि दूसरा सही है। लेकिन जो मैंने बोला ना एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? कोई चीज़, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया हो ना, हैं, अवेलेबल हैं, होंगे। शोधकर्ताओं ने अटाकामा रेगिस्तान की सतह से 13 फीट नीचे पनप रहे अत्यधिक सूक्ष्म जीवों के जीवमंडल की एक अभूतपूर्व खोज की है। ये खोज चरम वातावरण में जीवन की संभावनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मतलब अगर 13 फीट नीचे रेगिस्तान में कोई जीव रह रहा है, अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो हमारी सर्वाइवल चीज़ें बढ़ जाएंगी, कि अगर हम कभी ऐसी जगह फंसते तो अपने आप को कैसे बचाएं, कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें बचा सकती है। तो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे चल रही है। बाकी क्या है, एंडीज और प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र के बीच आपको देखने को मिल जाएगा इसके बारे में। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है, क्लाइमेट प्राइम पहल पूरी तरह से विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोल रहा है। प्राइम क्लाइमेट पूरी तरह से बिल्कुल 100% सिर्फ और सिर्फ विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर ही काम कर रहा है। क्या सही है? ये आपको बोला है मैंने, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होता है, गलत हो गया। पहल का उद्देश्य विकासशील देशों को उनकी समग्र जलवायु कार्रवाई पर समर्थन देना, जिसमें समन और अनुकूलन रणनीतियां शामिल हैं। ये सही है हमारा, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। कि हम हेल्प करेंगे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं दोनों, कि क्लाइमेट प्राइमरी इनिशिएटिव जो है केवल उत्सर्जन में कमी की तुलना में व्यापक समर्थन प्रदान करता है। इसमें विकासशील देशों में व्यापक जलवायु कार्रवाई के लिए समन और अनुकूलन दोनों शामिल हैं, सिर्फ एक ही चीज़ शामिल नहीं है। और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियली भी हेल्प की जाएगी, टेक्निकली भी हेल्प की जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं जो उस बोल रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है, नेटवर्क ए सर्विस नास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा नास के बारे में, पिछले वर्षों में भारत में नास का बाजार लगातार गिरता जा रहा है। नेटवर्क ए सर्विस के बारे में है। दूसरा है, यह एक क्लाउड सेवा मॉडल है जिसमें ग्राहक क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं किराए पर लेता है। तो आपको लग रहा है हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और कोई अगर क्लाउड सेवा हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उसका मार्केट हमारे यहाँ गिरेगा? बिल्कुल भी नहीं गिरेगा भाई, ग्रो करेगा। हम जिस स्टेज पे हैं, जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे ग्रो करेंगी। बाकी दूसरा सही है,
पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। देखो लिखा है, गिरावट के विपरीत भारत में नेटवर्क एएस सर्विस का बाजार बढ़ने का अनुमान है। हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। 2024 में 1.18 बिलियन डॉलर से बढ़ करके 7.32 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जो क्लाउड आधारित नेटवर्क समाधानों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। लोग चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं तो कैसे कम हो जाएगा। नास एक क्लाउड सेवा प्रदान करता है जहां ग्राहक प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं पट्टे पर दी जाती हैं या लेते हैं, उपयोग के आधार पर लचीले भुगतान को सक्षम करते हैं और विस्तृत और राउटर जैसे महंगे नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। ठीक है, 71 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ब्लू वेल्स। ब्लू वेल देखे होंगे ना आपने, शार्क वेल बोल रहा है। ब्लू वेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्लू वेल ने सेशेल्स के पास वापसी की है, यहाँ पे दोबारा देखा गया है इनको। दूसरा है, ये आर्कटिक महासागर सहित सभी महासागरों में पाए जाते हैं। तीसरा है, उन्हें वर्तमान में IUCN के अंतर्गत लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, जाहिर सी बात है, जब बोलने वापस आई है मतलब ख़त्म हो गई थी, तो ये सही हो गया। अब बाकी समुद्र में ही रहती हैं, ठंडी जगहों पर देखने को ज़्यादा मिलती है, तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। देखिए, ब्लू व्हेल 60 साल की अनुपस्थिति के बाद इस एरिया में दोबारा देखने को मिली है। सेशेल्स के पास लोग वहाँ बहुत सारे इकट्ठा हुए थे देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे चर्चा में था। दूसरा है, पृथ्वी पर सबसे बड़े सबसे ऊंचे जानवर के रूप में जाना जाता है, आपको पता होगा ये। ब्लू व्हेल आर्कटिक को छोड़कर हर महासागर में रहती है। उनकी विशाल रेंज दुनिया भर में विविध समुद्री वातावरण के प्रति उनकी अनुकूलता को दर्शाती है, बताता है कि भाई कितना ज़्यादा अडॉप्टेशन क्वालिटी इनके अंदर है कि हर जगह मिलेंगी। यहाँ पे नहीं मिल रही है आर्कटिक में, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं चीज़ें ऐसी जहाँ पर बेचारी मिले। ब्लू व्हेल अपने विशाल आकार, महासागरों के ऐतिहासिक प्रभुत्व के बावजूद विभिन्न खतरों जैसे जहाज हमले और पिछले वाणिज्यिक व्हेलिंग गतिविधियों के कारण खतरे का सामना कर रही हैं। इनका शिकार बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी शिप वगैरह से टकरा गई, इन्वायरमेंट की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, तो लगभग लुप्त प्राय की श्रेणी में डाला गया है कि अगर हमने इनके लिए कुछ नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 72, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्रीय कार्यान्वयन शाखा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की जाती है। बताइए कौन सा सही होगा। केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही सही नहीं हैं। तो हमारे जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, तो विकल्प हमारा सी यहाँ पे हो जाता है सही। ठीक है, देखो यहाँ पे जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र जो CTCN हमारा है, UNFCCC के तहत प्रौद्योगिकी तंत्र की परिचालन इकाई के रूप में काम कर रहा है, ताकि हम जलवायु से जितनी जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं हो रही हैं उनका निपटान कर पाएँ, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाएँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो हमारा UNEP है, इसको आयोजित करता है ताकि कहाँ पे क्या हो रहा है, विकासशील है, विकसित देश है, कहाँ पे पर्यावरण को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, इसकी जानकारी सारी अवेलेबल रहे। 73 क्वेश्चन है, इलायची के बारे में पढ़ाया था। इलायची बहुत चर्चा में था, इसके बारे में हमने क्वेश्चन आर्टिकल भी डिस्कस किया था, कहाँ पे मिलती है, क्या है काम, क्या, तो सब चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसी से क्वेश्चन बनाया है। कम उत्पादन के कारण इलायची की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आ रही है। उत्पादन कम होगा, मात्रा कम अवेलेबल होगी, तो गिरावट आएगी कि वृद्धि होगी। पहला गलत। ठीक है, इसकी अत्यंत सुखद सुगंध और स्वाद के कारण इसे अक्सर मसालों की रानी बोला जाता है। यस, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला। तो ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों में निवास करती है, ये भी सही है। तो हमारे सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला वाला गलत हो जाता है, क्योंकि भाई इलायची की कीमत में बढ़ोतरी तभी होगी जब उत्पादन उसका कम हो जाएगा, जबकि उल्टा लिखा था, कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही है और उत्पादन कम है। मसालों की रानी बोला जाता है, खुशबू यूनिक है, आपको इलायची जैसी खुशबू किसी और चीज़ में देखने को नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर आपने पढ़ी ना कार्डिमम पहाड़ियाँ वगैरह, कार्डिमम मतलब इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपके साउथ में, तो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साउथ में। आपने पढ़ाई भी होगा, अंग्रेज हमारे यहाँ पे मसालों के लिए आए थे, काली मिर्च इलायची वगैरह के लिए। कहाँ पे आए थे? केरल, पुलिकट, वहीं आए थे ना, नॉर्थ में तो आए नहीं थे, मसाले वहीं पे होते हैं। बाथ मीट ट्री में मुख्य रूप से क्या शामिल है?
बोल रहा है बाथमीट्री में मुख्य रूप से क्या शामिल है। अब किसी को पता नहीं होगा बाथमीट्री क्या बताऊंगी। ऑप्शन है जल निकायों की गहराई का मानचित्रण करना। बाथमीट्री में ये होता है समुद्री धाराओं का अध्ययन किया जाता है, समुद्री जीवन का विश्लेषण किया जाता है, या तटीय कटाव की निगरानी की जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा, जल निकायों की गहराई का पता लगाया जाता है किससे, बाथमीट्री से। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। देखिए लिखा है बाथमीट्री महासागरों, समुद्रों और नदियों सहित जल निकायों की गहराई का मानचित्रण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि कौन से एरिया पे कहाँ पे कितनी गहराई है, कितना उथला है, इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे, और कहाँ पे कैसी स्थलाकृति है, गहरा है या फिर उथला है, सब चीज़ों की यहाँ पे जानकारी इसके बारे में मिलती है। ठीक है, 75 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वैश्विक सौर विकिरण क्या दर्शाता है। वैश्विक सौर विकिरण क्या दर्शाता है। ऑप्शन हमारे हैं पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की कुल मात्रा कि पृथ्वी को कितना सौर विकिरण प्राप्त हुआ है। दूसरा, पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की कुल मात्रा, पृथ्वी की सतह को कितना प्राप्त हुआ। मतलब पहला वाला वायुमंडल की बात कर रहा है, दूसरा वाला सतह की बात कर रहा है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सूर्य तो बहुत उत्सर्जित करता है, उसका नाम क्यों पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित और सौर विकिरण की मात्रा कितना पृथ्वी ने अवशोषित किया है। तो हमारा सही है कि पृथ्वी की सतह द्वारा कितना विकिरण प्राप्त किया गया है, इसके बारे में बताता है। वैश्विक सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र में पृथ्वी की सतह, आपको पता होगा कि बर्फ़ वगैरह है वो कम अब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पानी है वो भी अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन लैंड के कंपैरिजन में कम होता है। सतह जितनी चिकनी होगी वो उतना ही कम अब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर्स होता है यहाँ पे ख़त्म। ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट आपका लगभग 30 से 35 मिनट में कवर हो गया है। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो जिसने पिछले पुराने 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, 50 मिनट और 1-1 घंटे के शायद ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लगभग 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी फ्री मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज चल रही है। 5 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। नंबर दिया हुआ उस पर कॉल करके डिटेल्स ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही है, फ्री में आपको ही प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।